सक्षमता परीक्षा के तीसरे चरण से संबंधित जो ये हम क्लास लाए हैं, जिसमें हम लोग विज्ञान, भूगोल, इतिहास सभी से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखते हैं कि प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच संभवतः होगा। यानी अगर कोई विलयन नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है, इसका मतलब यह है कि वह विलयन अम्लीय है। अम्लीय विलयन जो है वह नीला लिटमस को लाल करता है और क्षारीय विलयन जो है वह लाल लिटमस को नीला करता है। तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वह 0 से लेकर 6.9 तक कहिए, यानी 7 से कम रहता है। और जो 7 है वो उदासीन होता है, ना अम्लीय न क्षारीय। और क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है 7.1 से लेकर के 14 तक रहता है। तो ऑप्शन देखेंगे 7, 8, 10, ये तीनों क्षारीय विलयन का पीएच है। और चूंकि यह नीला लिटमस को लाल कर रहा है तो अम्लीय विलयन है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि 5 पीएच मान होगा और वह अम्लीय विलयन होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। तो अभी हम पिछले प्रश्न में आपको बताए हैं, आप कमेंट करके बताइए कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 5 जो है अम्लीय का होगा, 0 जो है अम्लीय का होगा, 14 जो है यह भस्मीय यानी क्षारीय विलयन का पीएच होगा और 7 जो है वह पीएच मान होगा उदासीन विलयन का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि सभी अम्लों में पाया जाता है, जितने भी अम्ल है उनमें से उन सभी में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा कि जितने भी अम्ल हैं सभी अम्लों में जो पाया जाता है वह पाया जाता है हाइड्रोजन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि अर्हेनियस ने जो अम्ल का परिभाषा दिया था उनके मुताबिक अम्ल वह विलयन है जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर H+ यानी हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, अर्थात सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर चौथा है कि सिट्रिक अम्ल प्राकृतिक रूप से किसमें पाया जाता है। इमली है, टमाटर है, दही है, संतरा नींबू है। तो इनमें से जो सिट्रिक अम्ल है वह संतरा नींबू में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। दोस्तों हम एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको यह क्लास पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। इमली में जो है वो टार्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल। दही में जो है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण जो है दही जमता है और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है 5वां का सिट्रिक अम्ल जो है, अभी हम बताएं आपको कि खट्टे फलों में जैसे नींबू है, संतरा है। लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है, ये खट्टे फल नींबू में सिट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, और उसी तरह से लैक्टिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, याद रखिएगा। और मेथेनोइक अम्ल जो है वो चींटी के डंक और नेटल में, और लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पर कि हमारे पेट उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो हम लोग जो भोजन करते हैं तो हमारे भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में एक एसिड उत्पन्न होता है, जो एक लिमिट में रहता है तब तक तो ठीक है। जब वो लिमिट से ज़्यादा होता है तो वही हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। फिर हम वहाँ पर एंटी एसिड के रूप में कोई दवा या फिर जो है सोडा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो है वो अम्लीयता उसकी घटती है, और अम्लीयता घटने के कारण जो है हम उससे जो है रिलैक्स महसूस करते हैं। तो हमारे पेट में जो अम्ल पाया जाता है वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका जो है रासायनिक सूत्र HCl है, और यह एक प्रबल अम्ल है, यानी इसका पीएच मान जो है वो 7 से बहुत कम है, 3-4 के आसपास रहता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7वां है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं। तो जब HCl
और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। उसके पश्चात जो लवण उत्पन्न होता है उसको हम लोग NaCl के नाम से जानते हैं, जिसे सोडियम क्लोराइड कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है, यानी बॉक्साइट से हम लोग कौन सी धातु की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है एल्युमिनियम यानी डी करेक्ट आंसर है। लोहा जो है वह मिलता है किससे, लोहा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट है, और बॉक्साइट से जो है हमें एल्युमिनियम की प्राप्ति करते हैं। सवाल 9 है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना, सोना जो मापने का ये है वह 24 कैरेट का सोना जो है वो शुद्ध सोना के रूप में जाना जाता है, और जो 18 कैरेट या 22 कैरेट सोना है उसमें जो है अन्य पदार्थ, उसकी मजबूती के लिए जो है, आभूषण की मजबूती के लिए अन्य पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आभूषण में जो है रिजिडिटी आए, कठोरता आए। तो ये इस वजह से जो है 18 और 22 कैरेट के इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। जी हाँ, अगर आप इसका उत्तर जान रहे हैं हमसे पहले कमेंट करिए कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो अधातु की बात हो रही है यहाँ पर, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप कहेंगे पारा, तो यह धातु है। तांबा, एल्युमिनियम ये सभी धातु है, हालांकि तांबा एल्युमिनियम जो है वो ठोस अवस्था में रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ए करेक्ट आंसर है कि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। और पारा यानी जिसको हम लोग जो है मरकरी के नाम से जानते हैं, जो थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है, वो धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। पारा क्या है, धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, और ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। इसलिए हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल 11 है जो कि विज्ञान के बाद जो है अब यह प्रश्न हमारा भूगोल से रिलेटेड प्रश्न आया है। दोस्तों, अगर आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। सवाल है कि भारत का मानक समय आधारित है। भारत का अगर हम लोग देशांतर की बात करें तो भारत जो है यहाँ पश्चिम में गुजरात से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है, और इधर अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत का विस्तार है। लगभग 30 डिग्री देशांतर के बीच में भारत फैला है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि जो मानक समय की, तो मानक समय भारत का जो है वो बीचों बीच में भारत ने अपना मानक समय बनाया है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के आसपास का जगह जो देशांतर है उसको माना है, जो कि 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को जो है भारत अपना मानक समय मानता है। और इसका अर्थ यह हुआ कि भारत का जो समय है, जो कि पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, तो ग्रीनविच से आगे रहता है, और 82.5 डिग्री होने के कारण भारत का समय जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। यानी यहाँ ऑप्शन सी सही उत्तर है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है, और इस मानक समय के आधार पे भारत का जो समय है वह ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जो ग्रीनविच यानी इंग्लैंड का शहर है, वहाँ पर जो समय होगा, अभी अगर बात कीजिएगा कि अगर यहाँ हमारे यहाँ जो है अगर यहाँ 6 बज रहा है तो वहाँ क्या बजेगा, वहाँ पर 1:30 बजे के आसपास का समय होगा, क्योंकि वहाँ से हम लोग का समय जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है। भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व का कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उसका केवल 2.4% है। कितना % है, 2.4%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। सवाल है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो अगर हम लोग बात करें भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पश्चिम से बात करें तो भारत का ही हिस्सा जो 1947 में बंटवारे के बाद अलग हुआ, पाकिस्तान से लगती है। फिर पाकिस्तान के पश्चात जो है चीन है, नेपाल है, भूटान है, बर्मा है, और जो है बांग्लादेश है। इन सारे देशों से जो है भारत की सीमाएं लगती है। अफ़गानिस्तान है, तो इन सारे देशों से भारत की सीमा लगती है। उसमें सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कभी पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था,
और जो है उससे पूर्व में वह जो है पूर्वी बंगाल कहलाया, जिसे लॉर्ड कर्जन ने पूर्वी बंगाल के रूप में विभाजित किया था। बाद में वह पूर्वी पाकिस्तान बना और फिर जो है अभी आधुनिक रूप से बांग्लादेश 1971 में जो है वजूद में आया। तो वहाँ से वो उसके साथ जो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। सवाल है कि हिमालय के पार की नदियाँ कौन कौन सी है, यानी हिमालय पार जो उद्गम स्थल है नदियों का, वह कौन कौन सी नदियों का उद्गम स्थल हिमालय के पार है जो प्रवाहित होते हुए भारत में आती है। तो यहाँ पर जो है 3 प्रमुख नदी है। 2 नदी जो है सिंधु प्रणाली की नदी है और एक अलग है, यानी ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है और सतलज है। ये तीनों नदी हिमालय पार की नदी है। ये तीनों जो है मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। सिंधु और सतलज नदी जो है पश्चिम की ओर बहते हुए भारत में एंट्री करती है और फिर जो है प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान से जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी जो है, यह अगर हम लोग बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो यह तिब्बत से प्रवाहित होते हुए जो है भारत में इधर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री करती है भारत में, और फिर जो है ये पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जो है जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और सिंधु के सहायक नदी के रूप में सतलज नदी जानी जाती है, जो अपना जल प्रवाहित करके सिंधु में समाहित कर देती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है बंगाल में ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी आपस में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। और जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली के नाम से बनाती है। भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है और ये गंगा के साथ मिल करके इसकी धारा संयुक्त धारा मेघना के रूप में जानी जाती है। और फिर यह है इन दोनों के मुहाने पे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी की अगर बात करें हम, तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड में देवप्रयाग के पास निकलती है और जो अलग अलग धाराएं, 2 अलग अलग प्रमुख धारा मिल करके एक धारा बनती है। एक का नाम है भागीरथी, याद रखिएगा, भागीरथी, और एक का नाम है अलकंदा। अलकंदा और भागीरथी 2 अलग अलग धाराएं हैं और एक साथ प्रवाहित होते हुए कहाँ जाती है? यह गंगा बनती है देवप्रयाग के पास यह। और उसके बाद जो है गंगा नदी उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के बाद जो है बिहार, फिर पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर इसको जो है पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं गंगा नदी को? पद्मा के नाम से जानते हैं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधाराएं हैं उसको सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, सांगपो के नाम से नहीं, ये मेघना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी है, सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो है ये बंगाल की खाड़ी में जब नदी अपना जल गिराती है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धाराएं हैं वो जो मेघना के नाम से जानी जाती है, वहाँ पर उसके मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण है। और सुंदरवन डेल्टा सुंदरी वृक्ष के कारण, अधिकता के कारण सुंदरवन डेल्टा के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान क्रमशः है। तो गंगा का उद्गम स्थान हम अभी पीछे आपको बताए हैं कि उत्तराखंड में है, जबकि जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल हिमालय पार है, यानी जो है वो मानसरोवर झील के पास है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा कि उत्तराखंड और तिब्बत जो है ये क्रमशः गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है। सवाल नंबर 19 है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम स्थल है? मानसरोवर झील के पास से सिंधु भी निकलती है, सतलज भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। अर्थात ऑप्शन डी सही है कि इनमें से सभी नदियों का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि महानदी, नर्मदा नदी और सोन नदी, ये तीनों नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा, महानदी और सोन नदी, ये तीनों नदी जो है यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और नर्मदा और सोन 2 ऐसी नदियां हैं जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है एक जगह से, लेकिन दोनों की जो नदी प्रवाहित
जल प्रवाहित होने की जो दिशा है वो अलग अलग हो जाती है। सोन नदी बाईं ओर प्रवाहित होते हुए पटना के समीप जो है आकर के गंगा में मिल जाती है, नर्मदा नदी दाईं ओर उधर प्रवाहित हो जाती है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर के रूप में तो जाना जाएगा। नेक्स्ट है जो कि अब प्रश्न आया हमारे स्क्रीन पर, यह भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्न है कि भारतीय संविधान राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा कि 177 के तहत जो है राज्य विधानसभा का गठन किया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों हम लोग जो है भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्नों को कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने विज्ञान और भूगोल से रिलेटेड प्रश्न देखा है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर यह क्लास आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे अपना बेहतर फ़ायदा उठा सके। अगला ये सवाल है हमारे स्क्रीन पर, अगर इसका उत्तर आप कर पा रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि बिहार में हम चारों आपको बता रहे हैं कि बिहार में अगर बात की जाए लोकसभा की तो लोकसभा के सीटों की संख्या है 40। बात की जाए राज्यसभा की तो राज्यसभा के सीटों की संख्या है 16। बात की जाए विधानसभा की तो इसके सीटों की संख्या है 243, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और बिहार में जो विधानमंडल का ऊपरी परिषद है, विधान परिषद के नाम से जाना जाता है, उसके सदस्यों की संख्या है 75। ऑप्शन यहाँ पर चारों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हम देखते हैं। सवाल है कि सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो अगर किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है तो विधानसभा का जो कार्यकाल का समय होता है वह है 5 वर्षों का। 5 वर्षों में विधानसभा का विघटन होता है, पुनः निर्वाचन होता है और प्रत्यक्ष चुनाव के जरिए जो है विधानसभा के सदस्यों की चुनाव जनता करती है। वहीं विधान परिषद की बात की जाए जो कि राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन है तो उसकी जो संख्या ये कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक जो है 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों की सदस्यता कंप्लीट होती है और उसकी जगह पर निर्वाचन होता है। हालांकि विधान परिषद का जो चुनाव है वो राज्यसभा के चुनाव की तरह जो है वो होता है। किस प्रकार का चुनाव? तो वह चुनाव जो है वह अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि विधानसभा के सदस्यों के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? तो विधानसभा का सदस्य वही निर्वाचित हो सकता है, यानी विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उस सदस्यों की उम्र कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। याद रखिएगा। वोट देने के लिए, चाहे वो विधानसभा में वोट देना हो, लोकसभा में वोट देना हो या फिर आपको पंचायती राज्य की संस्थाओं में वोट करना हो, सभी वोट के लिए उम्र जो है 18 वर्ष है। लेकिन जो है उम्र अलग अलग निर्धारित है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी 25 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र की जो सीमा है वो 35 वर्ष है। 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जिसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो और राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो सबसे न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है। 35 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो सकता है। याद रखिएगा। सवाल है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है जो भी विधानसभा के सदस्य चुन के निर्वाचित होके गए होते हैं वो सभी करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विधानसभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट है कि अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो जो भी निर्वाचित होकर के विधानसभा के सदस्य जाते हैं उनमें से विधानसभा का पहले अध्यक्ष का चुनाव करना होता है और इस प्रक्रिया को चलाने के लिए जो है एक प्रोटेम स्पीकर की ज़रूरत होती है और प्रोटेम स्पीकर का जो नियुक्ति है वो राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 27वां नंबर प्रश्न के लिए। सवाल अगला है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं उस प्रकार का कोई पद नहीं है। यहाँ पर विधानसभा हो या इनके अध्यक्ष को या लोकसभा के अध्यक्ष को जो है कोई शपथ की आवश्यकता नहीं होती है। वो एक सदस्य के रूप में, चूँकि विधानसभा का अध्यक्ष वही हो सकता है जो कोई बाहरी व्यक्ति विधानसभा का अध्यक्ष नहीं हो सकता है।
तो वो सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं, तो उनके उस सदस्यता की शपथ दिलाई जाती है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए किसी प्रकार के कोई शपथ की आवश्यकता नहीं होती है। वो जो है एक सिंपल जो नेता सदन होते हैं, यानी जिसे मुख्यमंत्री कहते हैं, और जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं राज्य विधानमंडल में, वो दोनों उन्हें जो है ले जा करके सम्मानित से उस जगह पे बिठाते हैं। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए उन्हें किसी प्रकार के शपथ की आवश्यकता नहीं है। सवाल है कि विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होंगे वो अपना त्याग पत्र जो है वो उपाध्यक्ष को, अगर विधानसभा के लिए उपाध्यक्ष निर्वाचित है तो उन्हें देंगे, नहीं है तो फिर जो है वो राज्यपाल को देते हैं। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर है। सवाल है कि विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो कोई भी व्यक्ति जो है विधानसभा का सदस्य अगर नहीं भी है तो वो राज्य के विधानमंडल में किसी भी मंत्री पद पर, इवन कि मुख्यमंत्री पद पर भी जो है वह 6 महीना तक रह सकता है। 6 महीना के अंदर में उसे जो है किसी एक सदन का, अगर राज्य विधानमंडल में दोनों सदन है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो उन्हें किसी एक सदन का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक होगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जब पहली बार जो है, अभी वर्तमान की बात करें तो 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तो उससे पहले जो है वो लोकसभा सदस्य थे, तो लोकसभा के सदस्य रहते हुए जो है वो बिना वहाँ इस्तीफा दिए हुए राज्य के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री पद पर रहे। फिर 6 महीना के अंदर में जो है वहाँ से पहले वो इस्तीफा दिए और फिर जो है वो यहाँ राज्य विधानमंडल के सदस्य बने। उसी तरह बात की जाए अगर बंगाल निर्वाचन की, तो 2021 में जो चुनाव हुआ बंगाल में, वहाँ ममता बनर्जी जब चुनाव हार गई फिर भी मुख्यमंत्री की शपथ ली और फिर जो है 6 महीना के अंदर में जो है वो राज्य विधानमंडल के सदस्य बनी है। तो यानी यहाँ पर क्या है कि 6 माह के अंदर में जो है उन्हें सदस्यता लेना पड़ता है, 6 माह तक वो मंत्री पद पर रह सकते हैं। तो यहाँ पर हम मुख्यमंत्री का आपको एग्जाम्पल दिया है, आप इस तरह से किसी भी मंत्री पद पर वो 6 महीना तक रह सकते हैं। सवाल अगला है कि विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो विधानसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है जो भारत के निर्वाचन आयोग है उनके देखरेख में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और अगर बात की जाए कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उनके जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन जो है वो राज्य की जो निर्वाचन आयोग है उनके देखरेख में होता है। अगला सवाल है कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो वैसे तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। जो पहले तीर्थंकर के रूप में नाम आता है और ऋषभ देव का आता है। कौन आता है? पहले तीर्थंकर ऋषभ देव आता है। और 24वें तीर्थंकर जो है स्वामी महावीर का नाम आता है, जिनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था वर्धमान। याद रखिएगा, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और गौतम बुद्ध का तो नाम नहीं आएगा क्योंकि वो तो बौद्ध धर्म के ये हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर होगा कि जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में जो है स्वामी महावीर का नाम आता है। दोस्तों, अब हम लोग विविध टाइप के प्रश्न को लाए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपना लाइक दीजिए और दोस्तों के बीच भी इसे शेयर कीजिए। सवाल है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो अभी पिछले प्रश्न में कहें कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं और इनका जन्म जो है वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और जो ये बचपन का नाम है आपका सिद्धार्थ नाम है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर है। सवाल है कि सिख धर्म के प्रवर्तक, तो सिख धर्म के प्रवर्तक जो है गुरु नानक देव हैं। सिख धर्म में जो 10 गुरु हुए हैं उसमें सबसे पहले गुरु हैं गुरु नानक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो हैं वो ऋषभ देव हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ का नाम आता है और अंतिम 24वें तीर्थंकर जो है स्वामी महावीर का नाम आता है। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब ये स्वर्ण मंदिर जो कि कहाँ स्थित है? तो पंजाब के अमृतसर में स्थित है। अमृतसर जिले में स्थित जो है हरमंदिर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना की थी तो वह थे गुरु अर्जन देव। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि सूफी संप्रदाय किस धर्म में विकसित हुआ था? तो सूफी संप्रदाय जो है यह मुख्य रूप से इस्लाम धर्म में विकसित हुआ था। यहाँ पर जो है सूफियों ने जो है इस्लाम धर्म में जो बुराइयां आ गई थी लोगों के अंदर, उसको जो है ख़त्म करने के लिए एक परंपरा चला जिसमें चिश्ती सिलसिला है, नक्शबंदी सिलसिला है, इस प्रकार का सिलसिला चला है। यह सूफी संप्रदाय इस्लाम धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि दीन इलाही किसने शुरू किया था? दीन इलाही धर्म जो है यह मुग़ल बादशाह
अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। किनके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और एक खास बात ये भी है कि दीन इलाही को केवल बिरबल ने माना था, याद रखिएगा। अकबर ने जो है इसे शुरू किया और केवल बिरबल ने इसे माना था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि चिश्ती परंपरा के संस्थापक कौन है? तो चिश्ती परंपरा के संस्थापक जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्याग की घटना है वो महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए है। और जो प्रथम उनका उपदेश है उन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और उनकी जो प्राण ये त्याग की घटना है उसे जो है ये परिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस प्रकार अभी हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को कंप्लीट किए हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत लाभकारी साबित होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है चलते चलते कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।